हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब। आई होप कि बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा चैप्टर को एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने शिफ्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आखिर चेंज करते हैं अमोनिया को यूरिया में, तो फिर कैसे, ठीक है। अगर अमोनिया आया तो कहाँ से आया, फिर अमोनिया को यूरिया में चेंज किया तो कैसे किया, और बॉडी के किस ऑर्गन पर किया, समझ पा रहे हो। और फिर वहाँ से हम यूरिया को लेकर के कैसे पहुँचते हैं, कहाँ पर, किडनी में। अब हम एक्चुअल एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चल रहे हैं और देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिल करके एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और उन अलग अलग एक पर्टिकुलर ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका साइज़ क्या है, उनका पोजीशन कितना है, और कैसे कैसे क्या कर रहे हैं वो हमारे एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कहाँ पर पोजीशन है और उनका काम क्या क्या है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है एक स्ट्रक्चर पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, समझ पा रहे हो, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और फिर यूरेथ्रा, ठीक है। और जब हमने पढ़ा कि एक्चुअल में प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर क्या बात की, किडनीज़ के बारे में, ठीक है। क्या बात की, किडनीज़ के बारे में। तो ये जो 1 पेयर ऑफ किडनी है, यानी कि 2 किडनी, ये क्या है, एक्चुअल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन यहीं पर होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर, किडनीज़ में, ठीक है। उसके बाद जो 1 पेयर यूरेटर है, ये क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। यूरिन यहाँ पर बना तो इस रास्ते से होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लैडर में पहुँच जाएगा। ब्लैडर क्या है, एक स्टोरेज है, एक थैला है। क्या है, थैला, जिसमें जैसे कि तुम थैले से लेकर के आते हो ना सब्जी बाज़ार से, थैले में भर के, और फिर घर पे आके उसको खाली कर लेते हो, तो फिर ये वैसा ही एक थैला है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यहाँ से यूरिन आएगा और कुछ समय के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होगा यहाँ पर यूरिन का। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल कि जब तुम बाज़ार से सब्जी लेकर के आए तो क्या उस झोले में ही रखे रहोगे, टेम्परेरी रखे रहोगे ना, फिर घर जा कर के खाली कर लोगे उसको। वैसे यहाँ पर होने वाला है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। और फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये और बॉडी के बाहर कहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, तो वो है यूरेथ्रा। क्या है बेटा, यूरेथ्रा। अब ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये क्या है, किडनी। क्या है, किडनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 स्ट्रक्चर्स पेयर्ड दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, यूरेटर्स हैं। क्या है, यूरेटर्स हैं। आ रहा है समझ में। फिर ये जो थैले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो थैले जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और उसके बाद इस यूरिनरी ब्लैडर की जो बाहर बॉडी के ओपनिंग होगी, क्या होगी बेटा, ओपनिंग होगी, उसको क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। इसी से होकर के यूरिन फाइनली बॉडी से बाहर रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्या दिखाई दे रही हैं, 2 ब्लड वेसल्स। तो ये जो रेड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन लेकर के जो आता है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी, ठीक है। क्या कहते हैं, आर्टरी। तो ये है बेटा डॉर्सल अयोटा। क्या है, डॉर्सल अयोटा। अब ये ब्लू दिख रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कम अमाउंट में है, या फिर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या है, वेना केवा है। क्या है बेटा, वेना केवा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि बेटा जब तुम्हारा बर्थडे होता है, जब तुम्हारा क्या होता है, बर्थडे होता है, तब तुम क्या करते हो, टोपी पहनते हो, और उस टोपी को पहन करके केक काटते हो और बोलते हो हैप्पी बर्थडे, ठीक है।
क्या बोलते हैं बेटा, हैप्पी बर्थडे। तो उसी तरीके की एक कैप है, किस पर, दोनों किडनीज पर। क्या है बेटा, कैप लाइक स्ट्रक्चर दोनों किडनीज पर प्रेजेंट है। और ये क्या है बेटा, ये हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स है। ये भी कैसी हैं, पेयर में है, दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अ कैप। समझ पा रहे हो। तो इतना समझ में आया। वन पेयर किडनी है, वन पेयर यूरेटर है, और उसके बाद में ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स नहीं है। समझ पा रहे हो। और ये है इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। अब बेटा वन बाय वन ज़रा देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किडनीज से। किससे स्टार्ट करेंगे, किडनीज से। नंबर 1 लिखा हमने यहाँ। अब हमने क्या पढ़ा कि जो किडनीज हैं बेटा वो कैसी हैं, पेयर्ड है। कैसी हैं बेटा, पेयर्ड है। और इनका शेप कैसा होता है जो कि पूछा जाता है, तो शेप होता है बेटा बीन शेप। बीन्स खाए हैं ना, बीन्स खाए ना शब्द ने, तो वही शेप कैसा होता है किडनीज का, बीन शेप्ड। अगर कलर की बात करें बेटा तो किडनीज का कलर है रेडिश ब्राउन। कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर की है, ठीक है। रेडिश ब्राउन क्या हो गया, कलर हो गया। तो हमने शेप की बात कर ली, बीन शेप है, पेयर्ड है और रेडिश ब्राउन है इनका कलर। अब बात करते हैं मेज़रमेंट की। आखिर लंबाई कितनी है, आखिर इनकी चौड़ाई कितनी है, थिकनेस कितनी है और इनका वज़न कितना है, ठीक है। तो बेटा जो किडनीज़ हैं उनकी लेंथ कितनी है, तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी कि 10 to 12 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है बेटा, तो विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर। लगा इतना समझ में। फिर बेटा थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर। लगा समझ में। यानी कि ये जो इस तरीके से देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेंथ। ये हो गई विड्थ। और यहाँ से और इसके पीछे जा कर के देखें इसकी मोटाई कितनी है, तो क्या कह देंगे, थिकनेस। अब बात करते हैं कि आखिर एक किडनी का वज़न कितना होता है, वेट कितना होता है बेटा, तो इसका वेट लगभग होता है बेटा 120 से 170 ग्राम्स। लगा इतना समझ में। देखो ये पूरा मेज़रमेंट किया, कलर बताया, शेप बताया और बताया कि हमने पेयर्ड हैं और इनका वेट बताया, ठीक है। अब बात आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि पूछा जाता है कि आखिर किडनी की पोजीशन क्या है, आखिर किडनी की पोजीशन क्या है, यानी कि है कहाँ पर बेटा, पोजीशन, ठीक है। तो अगर किडनी की पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है, कौन सी थोरेसिक वर्टिब्री, 12th, ठीक है। और लंबार वर्टिब्री, कौन सी लंबार वर्टिब्री, 3rd। जब आप वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिवीज़न पढ़ते हैं वर्टिब्रीज का, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार और सैक्रम और कॉक्सीजियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 12th नंबर और जो लंबार वर्टिब्रा है 3rd नंबर, उसी के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी किडनीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन थोरेसिक वर्टिब्रा और कौन सी 12 एंड लंबार वर्टिब्रा कौन सी 3rd। तो जो 12th थोरेसिक वर्टिब्री है और 3rd लंबार वर्टिब्री है उसके बीच में प्रेजेंट है बेटा किडनी। अब एक और टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट कि बार बार हम बोलते रहते हैं कि किडनी कैसी होती हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। कैसी हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। अब आखिर रेट्रोपेरिटोनियल क्या है, ठीक है। तो बेटा
वो ऑर्गन्स जो एब्डोमिनल लाइनिंग यानी कि पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल लाइनिंग के पीछे प्रेजेंट होते हैं, समझ पा रहे हो, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे है, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम, तो क्या कह देंगे, रेट्रो पेरिटोनियल, क्या कह देंगे, रेट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। जैसे कि गाने सुनते हो ना तुम पुराने ज़माने के, तो उसमें एक टर्म यूज़ होता है रेट्रो, क्या टर्म होता है बेटा, रेट्रो, यानी कि वो सॉन्ग्स कहते हैं पुराने हैं, पीछे के हैं, यानी कि रेट्रो वर्ड यहाँ पर भी यूज़ होगा, यानी पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है किडनी। तो अब सुनो, एब्डोमिनल लाइनिंग पेरिटोनियम, उसके पीछे है किडनी, कैसे याद रखोगे, तो बताओ, जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग होगी या फिर नहीं होगी, इस तरीके से याद रखोगे, एब्डोमिनल लाइनिंग उसके पीछे है किडनी, तो बताओ वेंट्रल साइड पर पेरिटोनियम से कवर होगी या फिर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये कैसी है बेटा, रेट्रो यानी कि पीछे, और पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियम के पीछे। तो यहाँ पर लिखेंगे कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन वेंट्रल साइड, इतना समझ में लगा, ठीक है। तो किडनीज के बारे में हमने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। आप बताओ कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यूरेटर्स पर। इतना एक किडनीज का जनरल स्ट्रक्चर और उसके मेजरमेंट्स हमने लोगों ने यहाँ पर लिखे। अब एक एक किडनी को उठाएंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दूसरे ऑर्गन्स को स्टडी करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब लेते हैं किसको, यूरेटर्स को। किसको लेंगे बेटा, यूरेटर्स को। यहाँ पर नंबर 2 यूरेटर्स, ठीक है। अब यूरेटर्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो दिख रही है, क्या दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये कैसे हैं बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। और दूसरी बात, इनकी लेंथ कितनी होती है, तो यूरेटर्स की लेंथ बेटा लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, लेंथ कितनी है बेटा, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, इतना समझ में लगा। दूसरी बात, एक और पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आखिर यूरेटर्स का कलर कैसा होता है, यूरेटर्स का कलर कैसा होता है, तो ये लगभग वाइटिश होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी देखा गया है कि यूरेटर्स के कलर को येलोइश लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, येलोइश। तो हम लिखेंगे येलोइश वाइट कलर, ठीक है, ये हमने लिखा इसका कलर। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब एक ट्यूब को हम स्टडी करते हैं, जब किसी एक ट्यूब को स्टडी करते हैं, तो ये देखते हैं कि उसके अंदर का डायमीटर कितना है, उसके अंदर का डायमीटर कितना है। तो ये जो बेटा यूरेटर्स हैं, इनका डायमीटर कितना होता है, तो लगभग 3 से 4 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है, लगभग डायमीटर कितना है बेटा, 3 से 4, 3 to 4 मिलीमीटर। आया समझ में इतना, ठीक है। डायमीटर मतलब जहाँ से होकर के यूरिन पास होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे इतनी पतली ट्यूब से होकर भी क्या पास हो रहा है, यूरिन, और यहाँ से वापस रिगर्गिटेशन भी नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो एक जनरल सी बात है, किडनी कहाँ है, ऊपर, ब्लैडर कहाँ है, नीचे, और नेचुरली वाटर का फ्लो कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। उसके अलावा ये जो यूरेटर्स हैं, ये क्या शो करते हैं, पेरिस्टालिसिस, क्या शो करते हैं बेटा, पेरिस्टालिसिस शो करते हैं, समझ पा रहे हो। पेरिस्टालिसिस क्या है, देखो, जब तुमने खाना खाया और तुमने स्वेलो किया अपनी बाइट को,
क्या किया, अपनी बाइट को स्वेलो किया। तो क्या तुम्हें ऐसे धक्का लगाना पड़ता है कि खाना पेट में चला जाए? नो नो, ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टालिसिस शो करता है। यहाँ से दबा, ईसोफेगस एक ट्यूब है, यहाँ से दबी, खाना नीचे, फिर यहाँ दबी और नीचे, फिर यहाँ दबी और नीचे, यानी कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टाइप का यहाँ पर शो होता है। समझ पा रहे हो? उसे क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। वही शो करते हैं बेटा यूरेटर्स। जब यहाँ से यूरिन आएगा तो पेरिस्टालिसिस शो करते हुए, यानी कि यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन शो करते हुए फाइनली कहाँ पर आ जाएगा बेटा, फाइनली आ जाएगा ब्लैडर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करते हैं, शो पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस। ठीक है, और इसी पेरिस्टालिसिस की वजह से क्या होता है, यूरिन यहाँ नीचे आएगा। दूसरी बात, ये प्रिवेंट करता है रिगर्गिटेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ यूरिन, यानी कि वापस ऊपर ना पहुंच जाए बेटा, नीचे ही जाना है। समझ में लगा इतना? ठीक है, दूसरी बात, ये जो बेटा यूरेटर्स हैं, इनका एपिथेलियम कैसा है, इनका एपिथेलियम कैसा है? वापस चलो ज़रा एनिमल टिश्यू में, और वहाँ पर कई सारी डिफरेंट टाइप्स की हम लोगों ने एपिथेलियम को स्टडी किया था, और उसी में एक थी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और मैंने तुम्हें बताया कि ये स्ट्रेच हो जाती है और वापस रिकॉइल हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, वापस रिकॉइल हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो वही एपिथेलियम है किसका बेटा, यूरेटर्स का, और वही एपिथेलियम है यूरिनरी ब्लैडर का भी। ठीक है, तो जब यूरिन यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं और वापस रिकॉइल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके बने हैं बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इतना समझ में लगा? ठीक है, तो अब यूरिन को बेटा लेकर के कहाँ पहुँच चुके हैं, ब्लैडर में। कहाँ पहुँच चुके हैं, ब्लैडर में। अब बेटा पढ़ते हैं ब्लैडर को। किसको पढ़ते हैं, ब्लैडर को। तो देखो नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब ब्लैडर के कितने पार्ट, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो। ब्लैडर के बेटा हम कहते हैं कि 2 पार्ट है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम देख पा रहे हैं ब्लैडर। क्या देख पा रहे हैं, ब्लैडर। तो ज़रा सा ध्यान दो बेटा, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना बेटा, बातों को समझना। ठीक है, तो जब दोनों यूरेटर्स यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे जाएंगे, तो इस तरीके से कुछ एक ट्राइगोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, ट्राइगोन। तो ये स्ट्रक्चर बोलते हैं कि ट्राइगोन है। क्या है, ट्राइगोन है। और बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर है बॉडी। क्या है बेटा, बॉडी है। तो ज़रा ध्यान दो, यूरिनरी ब्लैडर बॉडी होगी बेटा इसमें, और क्या होगा, ट्राइगोन होगा, बॉडी एंड ट्राइगोन। ठीक है, अब स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है ब्लैडर में। ठीक है, अब सुनो, ब्लैडर में बेटा एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, तुम सटासट क्या पीते जा रहे हो, पानी पीते जा रहे हो। ठीक है, बहुत सारा वाटर है बॉडी में। यहाँ पर किडनी में क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, और यूरिन कहाँ से आया बेटा, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में पहुंचा। अब ब्लैडर भरना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे भर रहा है, यानी कि धीरे धीरे इसकी जो कैपेसिटी है टोटल, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, कैपेसिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही स्ट्रेच करना शुरू होगा, क्या बोला मैंने, कौन सी एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल। ठीक है, और उसके पास क्या पावर है, स्ट्रेच करने की। अब बताओ, एक ब्लैडर ही तो है, इसमें धीरे धीरे यूरिन बेटा भर रहा है, और जैसे ही ये स्ट्रेच करना स्टार्ट होगा,
कौन जग जाएगा? रिसेप्टर्स। और उन रिसेप्टर्स का क्या नाम है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। समझ पा रहे हो? तो जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेचिंग चालू होगी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे? जाग जाएंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ओ माय गॉड अब तो स्ट्रेच होने लगा है। और सिग्नल जाएगा कहाँ? नर्वस सिस्टम में। समझ पा रहे हो? और नर्वस सिस्टम से वापस सिग्नल आता है किसके पास? यहाँ बॉडी में होती हैं बेटा स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स, जो कि नेचर में कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी होती हैं। समझ पा रहे हो? कैसी हैं? इनवॉलंटरी हैं, जो कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। और इन मसल्स का नाम है डेट्रोसर मसल्स। समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बॉडी एंड ट्राइगॉन है। और ये देखा गया है कि जब यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है, पूरी तरीके से क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है, तो इसका साइज देखा गया कि लेंथ बेटा लगभग 13 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर जब फुली स्ट्रेच्ड ब्लैडर पूरी तरीके से स्ट्रेच होगा तो लेंथ कितनी होगी? लगभग 13 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी होगी? लगभग 8 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट्स बेटा देखे गए। ठीक है, अब बॉडी और ट्राइगॉन की हमने बात की, तो बेटा यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी है, बॉडी इसकी एपिथेलियम कैसी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। दूसरी बात, इसकी बॉडी में स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या है? मसल्स हैं, जिसका नाम क्या है? डेट्रोसर मसल्स। ठीक है, हैज़ डेट्रोसर मसल्स। ठीक है, ठीक है, डेट्रोसर मसल्स। अब डेट्रोसर मसल्स तो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन उससे पहले बताया किसने कि क्या हो चुका है? ब्लैडर भरने लगा है और यहाँ पर स्ट्रेचिंग चालू हो रही है, यानी कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी हैं। क्या हैं बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात? स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। अब यूरिन भरना स्टार्ट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स चमक गए और उन्होंने जाकर के जल्दी से नर्वस सिस्टम को बताया कि ब्लैडर भरना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर स्ट्रेचिंग शुरू हो गई है। समझ पा रहे हो? तो वापस से नर्वस सिस्टम ने कहा कि ओके अभी मैं सिग्नल भेजता हूँ। सिग्नल भेजा कहाँ? डेट्रोसर मसल्स के पास, जो कैसे हैं? इनवॉलंटरी हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, लेकिन किसकी इच्छा अनुसार काम करेंगे? नर्वस सिस्टम की। तो ये जो डेट्रोसर मसल्स हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट किया। जो ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा था अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ। समझना इस बात को। तो क्या होगा? एक प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? प्रेशर। और क्या होगा? यूरिन अर्ज होगा, यानी कि तुमको सिग्नल आ जाएगा कि अपने को कहाँ जाना है? यूरिन रिलीज करने। ठीक है, अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि दो ग्रुप ऑफ मसल्स और हैं, दो ग्रुप ऑफ मसल्स और हैं। लेकिन उससे पहले तुम एक बात समझ लो कि आखिर यूरिनरी ब्लैडर की क्षमता कितनी है। ठीक है, कितना यूरिन वो स्टोर कर सकता है? तो लगभग 700 to 800 ml। ठीक है, लेकिन जब ये ब्लैडर 300 से 400 ml इसके अंदर यूरिन आ जाता है तभी यहाँ पर तुमको यूरिन अर्ज हो जाती है। अर्ज मतलब सिग्नल आ जाना कि मुझे यूरिन रिलीज करने जाना है। अर्ज मतलब इच्छा एक तरीके से, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है बेटा? कैपेसिटी कितनी है? तो लगभग कितनी है बेटा? लगभग 700 to 800 ml।
700 से 800 ml। लेकिन सिग्नल कब जनरेट हो जाता है? जब 300 से 400 ml, ठीक है। लेकिन सिग्नल कब आता है? 300 से 400 ml पर ही सिग्नल आ जाता है कि तुम्हें अब जाने की ज़रूरत है यूरिन रिलीज करने, ठीक है। इतना समझ में लगा। अब एक बात उठती है कि जो डेट्रोसर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायरेक्ट यूरिन रिलीज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बेटा दो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। कितने? एक यहाँ पर और दूसरा बाहर की तरफ। जो इंटरनल है यानी कि अंदर की तरफ है, तो इन मीन्स अंदर और इन मीन्स इनवॉलंटरी, ठीक है। जो अंदर होगा इनर साइड में वो मसल्स कैसी हैं? इनवॉलंटरी। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ मसल्स क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यानी कि एक तरीके का वॉल्व, एक तरीके का वॉल्व। ये स्फिंक्टर इस तरीके से सर्कुलर मसल्स हैं जो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अब जब डेट्रोसर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो अंदर वाला है, वो रिलैक्स हो जाएगा। क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। यानी कि डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन आउट वाला, बाहर वाला रिलैक्स नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, समझ पा रहे हो, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तभी रिलैक्स होता है जब आपकी इच्छा होगी। यानी कि तुम्हारे कंट्रोल में है ये स्फिंक्टर, यानी कि कैसा है? वॉलंटरी है। वॉलंटरी। समझ पा रहे हो इतनी बात को? तो ये तभी रिलैक्स होगा जब हम यूरिन रिलीज करने जाते हैं। आ रहा है इतनी बात समझ में? और इंटरनल इनवॉलंटरी है और वो डेट्रोसर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो अब बताओ यूरिनरी ब्लैडर में कितने स्फिंक्टर्स? कितने स्फिंक्टर्स? दो। कितने बेटा? दो स्फिंक्टर। स्फिंक्टर दो हैं। एक है इनर, और इनर बेटा कैसा है? इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी है। और आउटर कैसा है? कैसा है? वॉलंटरी है। यानी कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ये भी याद रखोगे कि जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी बेटा तो ये जो आउटर वॉलंटरी स्फिंक्टर है ये भी चेंज हो जाता है इनवॉलंटरी नेचर में। समझ पा रहे हो? जब कैपेसिटी भर जाएगी, अति हो जाएगी बेटा, तो क्या होगा? आउटर वाला भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। वो कहेगा बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अब मैं रिलैक्स होने जा रहा हूँ। समझ पा रहे हो? फिर क्या हो जाएगा? फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये कहाँ तक हमने स्टडी किया? ब्लैडर तक, ठीक है। इसकी कैपेसिटी देखी, इसके अंदर प्रेजेंट मसल्स देखी और इसके अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स देखे। तो देखो डेट्रोसर मसल है और दो सर्कुलर मसल्स हैं। डेट्रोसर मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यूरिन जब आने वाला है। और जो नीचे की दो ग्रुप ऑफ सर्कुलर मसल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्फिंक्टर्स, वो कर रहे हैं रिलैक्स। लेकिन डेट्रोसर मसल्स को आने वाले सिग्नल्स के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? तो वो हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। समझ पा रहे हो इतना? समझ पा रहे हो इतना? उसके बाद में बारी आती है बेटा यूरेथ्रा की। किसकी बारी आती है? यूरेथ्रा की। तो अब ज़रा यहाँ पर इस डायग्राम को इरेज कर लिया जाए, फिर यहीं पर लिखेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। लेकिन इसको इरेज करने से पहले सब इसको बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी में मसल्स के साथ, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं बेटा यूरेथ्रा पर। 4th नंबर कौन आ जाएगा? यूरेथ्रा।
अब बताओ ज़रा, यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक ओपनिंग है किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी से बाहर। लेकिन लेंथ ऑफ यूरेथ्रा बेटा वेरी कर सकती है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें यूरेथ्रा का साइज़ यानी कि लेंथ कम होती है। समझ पा रहे हो? जबकि मेल्स में यूरेथ्रा को पूरा पीनिस क्रॉस करके जाना है। समझ पा रहे हो? मेल के पीनिस को क्रॉस करके जाना है। तो क्या है? यूरेथ्रा की लेंथ मेल में ज़्यादा होती है। इतना समझ में लगा? तो देखो ज़रा, यूरेथ्रा क्या है? पैसेज ऑफ यूरिन है बेटा, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। लगा इतना समझ में? ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब दूसरी बात, जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है वो मेल और फीमेल में वैरी करती है। तो फीमेल में लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर है, जबकि वहीं अगर मेल की बात की जाए तो लगभग 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अबाउट 20 सेंटीमीटर्स। और देखो, बात करें अगर यूरेथ्रा की फीमेल में, तो सिर्फ और सिर्फ यूरिन रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ करेंगे? ओनली यूरिन। लेकिन अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर यूरिन प्लस सीमेन, यूरिन और सीमेन। ठीक है। इसी वजह से जो यूरेथ्रा ऑफ मेल है इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो इतना सबको समझ में लगा? ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की लेंथ, यूरेटर की लेंथ और किडनी के ये सारे मेजरमेंट बेटा तुमको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटा और यहाँ पर देखो कि जो किडनी है इसकी ओरिजिन पूछी जाती है। तो ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल है। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से सारी मेजरमेंट्स लिखी हैं, तुम्हें इनको पढ़ना है और इनको याद भी करना है। तो अब ज़रा तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्या है बेटा? किडनी। अभी पीछे बात की थी ना कि पहले एक सिस्टम पढ़ लेते हैं और फिर 1 by 1 स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है बेटा? किडनीज। तो हम यहाँ किडनी का एक डिटेल स्ट्रक्चर करने वाले हैं। ठीक है, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है करने वाले हैं। तो देखो, एक किडनी को हमने लिया और अब हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन क्या है। ठीक है, और देखेंगे कि एक्चुअल में पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन कहाँ पर है और कहाँ से ब्लड आ रहा है और कहाँ पर फिल्टर हो रहा है और फिर वापस कहाँ से जा रहा है। तो सुनो ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। ये है रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल आर्टरी है। ज़रा ध्यान दो, ये इस पार्ट पे ध्यान दो, रीनल आर्टरी ये। अब बेटा जैसे इसका नाम है आर्टरी, तो बताओ हार्ट से चली आ रही होगी ना, हार्ट से चली आ रही होगी क्या लेकर के? ब्लड। ठीक है, और जब हमने पाथवे ऑफ यूरिया पढ़ा तो हमने देखा कि जो राइट साइड का हार्ट है यानी कि राइट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए रीनल आर्टरी में आता है। तो बेटा रीनल आर्टरी में अमाउंट ऑफ यूरिया बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के अंदर एंट्री करती है किसमें? किडनी में। और यहाँ पर पूरा जो तुम्हारा फिल्ट्रेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यूरिया क्या किया गया? ब्लड से निकाल लिया गया और वापस
रीनल वेन के थ्रू, वापस रीनल वेन के थ्रू ब्लड किडनी से बाहर निकलता है। समझ पा रहे हो? बस खेल यहीं पर ख़त्म होने वाला है। रीनल आर्टरी से यूरिया लेकर के चले आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा फिल्ट्रेशन कर लिया और वापस जिस ब्लड में यूरिया नहीं है उसको वापस भेज दिया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर पिछले पाथ क्लास में जो पाथवे पढ़ाया था उसमें ये नाम था ना, रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी था। और यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था कि कहाँ पर यूरिया का अमाउंट ज़्यादा और कहाँ पर कम। ठीक है, इतना समझ में लगा? तो ज़रा आप ध्यान दो, ज़रा अब ध्यान दो। तो देखो, एक किडनी, इसके जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ठीक है, किडनी कैप्सूल। और फिर अंदर चलेंगे, अंदर की किडनी के दो पार्ट करेंगे। एक तो ये बाहर बाहर वाला पार्ट, यहाँ पे देखो इस तरीके से किया डिवीज़न। देखो ये एक बाहर का पार्ट दिख रहा है, क्या कह देंगे? कॉर्टेक्स कह देंगे। क्या कह देंगे? कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर का पार्ट है बेटा, क्या कह देंगे? मेडुला कह देंगे। क्या कह देंगे? मेडुला। कॉर्ट कैप्सूल पूरा बाहर से, जैसे कि तुम खाते हो ना दवाई, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर भी तो चीज़ें होती हैं ना, तो बाहर का जो पार्ट है पूरा किडनी, क्या कह देंगे? कैप्सूल। अब हम अंदर चले, अंदर किडनी के जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट है मेडुला। ठीक है, इनर पार्ट क्या है बेटा? मेडुला है। अब ज़रा सा ध्यान दो। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि मेडुला के अंदर कुछ ऐसे कोन शेप, ये देखो कोन शेप स्ट्रक्चर है बेटा। कैसे है? कोन शेप, जैसे कि तुम आइसक्रीम खाते हो कोन वाली। ठीक है, ये कोन शेप स्ट्रक्चर है, इनको बेटा क्या बोलते हैं? पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। या तो मेडुलरी पिरामिड क्योंकि मेडुला वाले पोर्शन में है, या फिर कहते हैं रीनल पिरामिड। क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड बोलते हैं। फिर यहाँ पर ध्यान दो, रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड से होकर के ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ यूरिन। क्या करते हैं? क्योंकि अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इनको कह देते हैं कैलिक्स। क्या कह देते हैं? कैलिक्स। और इसी में जो आगे छोटे छोटे कैलिक्स हैं उनको कह दिया माइनर, और फिर जो बड़े बड़े कैलिक्स जो काफ़ी सारे माइनर कैलिक्स को ज्वाइन करेंगे उनको कह दिया बेटा मेजर कैलिक्स। क्या कह दिया? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स सारे जहाँ पर आकर के ज्वाइन होंगे उसको क्या कह देते हैं? रीनल पेल्विस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रीनल पेल्विस। और यही बाहर निकल करके किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? यूरेटर का फॉर्मेशन करेगी। लगा इतना समझ में? सबसे पहले बाहर से चले। ठीक है, अब ज़रा साफ साफ तरीके से एक बार और देख लो जिससे कि याद रहे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो। सबसे पहले बाहर से चले, कैप्सूल मिला। फिर अंदर चले तो क्या मिला? कॉर्टेक्स मिला। फिर कुछ कोन शेप के स्ट्रक्चर मिले जिसको हमने कहा पिरामिड। और पिरामिड किस पोजीशन में थे, यानी कि किस पोर्शन में थे? तो वो थे मेडुला में, इसलिए कह दिया मेडुलरी पिरामिड। अब इन पिरामिड से कुछ माइनर कैलिसेस प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ यूरिन। अब ये माइनर कैलिसेस यहाँ पर खुल रहे हैं बड़े बड़े कैलिसेस में या फिर कैलिक्स में, तो क्या कह दिया? मेजर कैलिक्स। अब कई सारे मेजर कैलिक्स कलेक्ट होकर के एक जगह पर ओपन हो रहे हैं। क्या कह दिया? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस ही बाहर क्या बनाती है? यूरेटर बनाती है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो यूरेटर, फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, फिर मेडुलरी पिरामिड और देन कॉर्टेक्स। इतना समझ में लगा? ठीक है, इतना समझ में लगा सबको?
तो ये चीज़ क्या होती है, पूछी जाती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर समझो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जहाँ से क्या होता है, रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, और कई सारी नर्व्स भी यहाँ से एंट्री लेती हैं, और बार बार ये चीज़ पूछी जा रही है कि ये कहाँ से होता है। तो बेटा याद रखो हाइलम, ठीक है, कहाँ से है, हाइलम। तो हाइलम जो रीजन है जहाँ से होकर के रीनल आर्टरी एंट्री ले रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, और क्या हो रहा है, कई सारी नर्व्स भी किडनी में जा रही हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिलम बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। तो अगर बात करें कि आखिर बाहर से चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैप्सूल। आखिर कैप्सूल क्या है, कैप्सूल क्या है, तो कैप्सूल है कवरिंग, ठीक है, कवरिंग हो गया। फिर कहाँ पे पहुँचे, कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ पे पहुँचे बेटा, कॉर्टेक्स रीजन में। अब कॉर्टेक्स रीजन क्या है, आउटर पार्ट है या फिर इनर, तो हम कहेंगे ये बेटा आउटर पार्ट है। और कॉर्टेक्स क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो जब हम स्टडी करेंगे नेफ्रॉन की, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सी नेफ्रॉन्स होती हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कौन सी नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनका कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर होगा, तो माल्फिजियन बॉडी होगी, माल्फिजियन बॉडी होगी, पीसीटी होगा, और डीसीटी होगा। समझ पा रहे हो, किस में, कॉर्टेक्स रीजन में। अब देखो, जो ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं बेटा, तो देखो इस तरीके से ही तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये क्या कर रहा है, ये देखो बीच बीच में एक्सटेंड किए हुए, ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में अंदर की तरफ घुसा हुआ है। क्या है बेटा, घुसा हुआ है। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से अंदर की तरफ घुस जाता है, या फिर हम कहें एक्सटेंड हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बॉटनी। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या करता है, एक्सटेंड, एक्सटेंड इनवर्ड, अंदर की तरफ, बिटवीन, किसके बीच में बेटा, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, तो क्या कह देते हैं, कॉलम्स ऑफ बॉटनी, कॉलम्स ऑफ बॉटनी। ठीक है, ये क्या है, कॉलम्स ऑफ बॉटनी, एक एक्सटेंशन है किसका, कॉर्टेक्स का, किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। ठीक है, अब हमने दूसरा रीजन पढ़ा कॉर्टेक्स, अब अपना थर्ड रीजन पढ़ते हैं जो कि क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स ये कैसे हैं, कोन शेप है, कैसे हैं बेटा, कोन शेप। ठीक है, दूसरी बात, ये कहाँ पर है, मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन में है। और अगर बात की जाए कि इनका नंबर कितना होता है, तो नंबर लगभग 7 से 17, नंबर कितना है, 7 to 17। ठीक है, इतने पिरामिड्स होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर मेडुलरी पिरामिड्स यानी कि मेडुला रीजन में जो हमारी नेफ्रॉन्स होती हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी, उनका कौन कौन सा रीजन होता है, तो बेटा यहाँ पर होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और होती हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट। समझ पा रहे हो,
फिर अपना फोर्थ कौन से हैं, कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स कितने टाइप के हैं बेटा, माइनर है और मेजर है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, और इनका फंक्शन है कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन। समझ में लगा। फिर फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ क्या है बेटा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। फिर सिक्स्थ पे कौन है, सिक्स्थ पे है हमारा हाइलम, और हाइलम से क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। समझ पा रहे हो, समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है। बाहर से चलेंगे अंदर की तरफ, और इससे ज़्यादा तुमको बहुत ज़्यादा इस पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब आया नेफ्रॉन। अब हमने पीछे एक वर्ड यूज़ किया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ज़रा सा ध्यान दो, यहाँ पर एक किडनी बना के तुमको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा ही तो था ना, ये रीजन बेटा कॉर्टेक्स था, अंदर क्या था, मेडुला। तो देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती है। तो ज़रा सुनो, तो जो नेफ्रॉन सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होंगे क्या कह देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या कह देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन जो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल रीजन में होंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे मेडुला तक, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, मेडुला तक, ऐसी नेफ्रॉन्स को क्या कह देंगे, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आ रहा है समझ में, इतना आ रहा है, इतना समझ में, ठीक है। अब ज़रा देखो कि हमने कह तो दिया कि कॉर्टिकल हैं और जक्स्ट्रा मेडुलरी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। देखो देखो अभी हमने बताया ना, यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और सपोज इस तरीके से ये हो गई सपोज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये रीजन है कॉर्टेक्स और ये रीजन है मेडुला, ठीक है। फिर दूसरा बनाया, यहाँ पर इस तरीके से देखा और इस तरीके से, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो नेफ्रॉन है बेटा, इसको क्या कह देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और उसको क्या कह देंगे, जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो इधर है बेटा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और यहाँ पर है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब बात उठती है कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, और हमारी बॉडी के अंदर दोनों का कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो देखो 85%, 85% जो हैं वो कौन सी वाली हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। कौन सी हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन जो 15% हैं, कितनी है, 15%, वो कौन सी हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। कैसी हैं बेटा, जक्स्ट्रा मेडुलरी हैं। अब देखो अगर ग्लोमेरुलस की बात की जाए, अगर ग्लोमेरुलस की बात की जाए, तो अब तुम कहोगे कि भैया ग्लोमेरुलस बताओ पहले। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल, इस तरीके से होता है बोमन्स कैप्सूल, और इसके अंदर कई सारी फाइन ब्लड वेसल्स, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये है बोमन्स कैप्सूल, और दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी। तो समझ में लगा इतना, तो ज़रा ध्यान दो। तो इनका जो ग्लोमेरुलस है वो कैसा है, लार्जर इन साइज़ है। कैसा है, लार्जर इन साइज़ है। समझ पा रहे हो।
अब बात करते हैं, तो अब देखो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, हम अपने इसके बारे में क्या करेंगे, अलग से नोट्स बनाएंगे जिससे कि तुम्हें भी क्लियर दिखे और क्लियर समझ में आए कि आखिर बात क्या हो रही है बेटा, कि आखिर क्या बात हो रही है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, इधर है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कौन सी हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला बात आएगी कि इनका नंबर परसेंटेज, तो कितने हैं बेटा, 85%। दूसरी बात, इनका ग्लोमेरुलस कैसा होता है, ग्लोमेरुलस कैसा है बेटा, स्मॉलर ग्लोमेरुलस है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है, तो नाम क्या है बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कहाँ पर होंगी, कॉर्टिकल रीजन में, यानी कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में, समझ पा रहे हो। दूसरी बात, इनमें वाजा रेक्टा अब्सेंट, वाजा रेक्टा बेटा अब्सेंट होती है, और ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। समझ पा रहे हो इतना, ठीक है। ये बात किसकी हुई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की। और इसी के अपोजिट में इधर ही लिख लेते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी को, जक्स्ट्रा मेडुलरी। अब नाम आ गया जक्स्ट्रा मेडुलरी, यानी कि कहाँ पर होंगी, ये होंगी कॉर्टेक्स में भी, लेकिन एक्सटेंड करेंगी मेडुलरी रीजन तक, ठीक है। तो इनका परसेंटेज कितना है, लगभग 15% है बेटा। और इनका ग्लोमेरुलस लार्जर है, वाजा रेक्टा प्रेजेंट होती है, वाजा रेक्टा प्रेजेंट है, और पार्टिसिपेट करते हैं किस में, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में, जो कि जक्स्ट्रा मेडुलरी और कॉर्टिकल किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ज़रा अब नेक्स्ट पर आ जाओ और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ज़रा पोजीशन देखकर बताओ कि ये नेफ्रॉन कौन सी है, कॉर्टिकल है या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी है। तो ये नेफ्रॉन कौन सी है बेटा, जक्स्ट्रा मेडुलरी है। समझ पा रहे हो, कौन सी नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो ज़रा ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर एक कैप्सूल लेग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, कैप्सूल लेग स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको। देखो इस तरीके से एक कैप्सूल लेग स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे, ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, बोमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। अब ये आगे चल के थोड़ा ऐसे 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 कन्वोल्यूटेड हो जाता है। कैसे हो जाता है, कन्वोल्यूटेड हो जाता है, तभी इसको कह देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यही नीचे कहाँ पर एक्सटेंड करेगा, मेडुलरी रीजन में। कहाँ, मेडुलरी रीजन में। तो ज़रा देखो, एक लूप जैसा बना लिया ना, क्या बना लिया, लूप जैसा बना लिया, इसको कह दिया लूप ऑफ हेनले। फिर से वापस आ गए ऊपर, कहाँ, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। फिर से ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाती है, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। क्या कह दिया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डिस्टल यानी कि दूर है, और कैसी है, कन्वोल्यूटेड है। यही आगे जा कर के ओपन होती है बेटा कलेक्टिंग डक्ट में। किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। इतना समझ में लगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब ज़रा बात सुनो, इधर से ब्लड लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्या है,
सारी चीज़ें हैं, यूरिया भी है, ठीक है। ये क्या हो गया, अफरेंट आर्टीरियोल, क्या हो गया, अफरेंट आर्टीरियोल। और दूसरी हो जाएगी, एक होती है बेटा अफरेंट, जो बोमन्स कैप्सूल में एंट्री लेगी, ए मीन्स आने वाला, ठीक है। और दूसरी होती है इफरेंट, ई मतलब एग्जिट लेने वाला। तो देखो इधर से ब्लड लेकर के आ रही है अफरेंट आर्टीरियोल, और ये यहाँ पर अंदर एक बहुत ही उलझा हुआ फाइन कैपिलरीज का एक जाल बनाती है। क्या बनाती है, जाल बनाती है। इसी जाल को बेटा कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। लगा इतना समझ में, ठीक है। अब जब सारा फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, सारी यूरिया को बोमन कैप्सूल में खींच लिया जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर निकलेगी यहाँ से ब्लड वेसल, जो ब्लड को लेकर के वापस बाहर निकलेगी, क्या कह देंगे, इफरेंट। ए फॉर आने वाला, कहाँ, बोमन कैप्सूल में। ई फॉर एग्जिट लेने वाला, कहाँ से, बोमन कैप्सूल से। तो ये हो गया बेटा ग्लोमेरुलस, और ये हो गया बोमांस कैप्सूल, ठीक है। बोमांस कैप्सूल हो गया। अब ज़रा सा ध्यान दो, इसी ग्लोमेरुल्स और बोमांस कैप्सूल को कलेक्टिवली बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। लगा इतना समझ में। तो अब ज़रा इधर डायग्राम पे आ जाओ, अब तुमको डायग्राम आएगा अच्छे से समझ में। तो देखो ये बेटा बोमांस कैप्सूल है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ग्लोमेरुलस है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनको ही कलेक्टिवली बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। आया समझ में इतना, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने वहाँ पर बनाया एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखो इसे क्या कह दिया, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर देखो बेटा ये जो लाइनिंग बनी है, ये ऊपर का रीजन कॉर्टेक्स, नीचे का रीजन मेडुला। अब पीसीटी ही कंटिन्यू होकर के देखो नीचे घुसा, कहाँ पे एंट्री ली, मेडुला में। तो देखो तो ये जो एक लूप बन गया, ये जो एक लूप बन गया, इसी को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। और यहीं पर लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं। तो देखो जैसे ये कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या कह देंगे, डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लगा समझ में। अब फिर देखो, फिर जो बेटा ये जो डिसेंड कर रहा है, इसने यू टर्न लिया। क्या लिया, यू टर्न। तो जहाँ से लूप ऑफ हेनले ने यू टर्न लिया, इसको क्या बोल देते हैं, यू पिन। क्या बोल देते हैं, यू पिन। अब वापस, अभी नीचे आ रहे थे, अब अपन ऊपर जा रहे हैं, यानी कि एसेंड कर रहे हैं। तो बेटा इस पोर्शन को क्या कह देंगे, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आया समझ में। जो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, और जो ऊपर जा रहा है वो क्या है बेटा, एसेंडिंग लिम्ब है। अब देखो एसेंडिंग लिम्ब वापस में जब कॉर्टेक्स में पहुंचा तो फिर से कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनाया, तो क्या कह दिया, डीसीटी कह दिया। क्या कह दिया, डीसीटी, जबकि ये क्या है, पीसीटी है। ये है डीसीटी, और ये है बेटा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है। आया समझ में इतना, ठीक है। तो अब ज़रा बताओ, अब ज़रा बताओ कि कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट, और मेडुला रीजन में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कॉर्टेक्स रीजन की, तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा माल्फिजियन बॉडी यही है ना,
बोमॉन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। पीसीटी भी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है, समझ पा रहे हो। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ है? मेडुला में। कहाँ है? मेडुला में। और हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है? मेडुला में। आया समझ में इतना? अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स हैं, क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स, वो क्या करते हैं? ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे? किस में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा? जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करता है? ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराएगा, क्योंकि इसमें होते हैं वाटर चैनल, और वाटर चैनल का नाम एक्वा पोरेंस। इसीलिए हम कहते रहते हैं बार बार कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, समझ पा रहे हो। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें होते हैं आयन चैनल्स, और आयन चैनल्स किसको अलाउ करेंगे जाने के लिए? आयंस को। तो हम क्या कह देंगे? जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस के लिए परमिएबल है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ज़रा, पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सॉरी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ से चलो बेटा, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। तो जो पार्ट है मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी, इसका क्या काम है बेटा? यहाँ पर ब्लड आएगा और फिल्टर होगा। क्या होगा? फिल्टर। और इसी फिल्टर को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। फिर दूसरा हम लोग चले तो क्या आया? पीसीटी आया, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर लिखेंगे पीसीटी। अब बेटा ध्यान दो, ठीक है, जब तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, नॉर्मल पानी पी रहे हो, तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? पीसीटी में। और हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में किडनीज के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है? पीसीटी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, आया समझ में? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जो सबसे ज़्यादा काम करता है बेटा, क्रेडिट उसी को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के आयनिक बैलेंस के लिए और पीएच बैलेंस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस, और यही है फॉर पीएच बैलेंस, फॉर पीएच बैलेंस, ठीक है। दो पार्ट हुए। अब ज़रा तीसरा पार्ट, अब ज़रा तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले है, यानी कि इसके दो लिम्ब, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब अभी क्या बताया? परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर। और ये चीज़ें याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे अभी यूरिन फॉर्मेशन तो यही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। और फिर आता है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये परमिएबल है, आयनिक, परमिएबल टू आयंस। लगा समझ में इतना? ठीक है, ये हो गई लूप ऑफ हेनले की बात। अब बात आती है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। किसकी बात आती है बेटा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे हो? अब कंडीशन क्या, अब तुम कहोगे कि पहले कंडीशन बताओ। तो तुमने क्या किया बेटा? पानी नहीं पिया और तुमने कहा कि अपन आज व्रत रखेगा, हमारा निर्जला व्रत है, पानी नहीं पिएंगे। तब क्या होगा? एक कंडीशन होगी ना कि अब बॉडी में पानी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को
कंजर्व किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो वो कंट्रोल सिस्टम जब वर्क करेगा तो आखिर किसको कंट्रोल मिलेगा? कंट्रोल में लेगा तुम्हारे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को। यहीं पर काम करते हैं एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, समझ पा रहे हो। और वापस से जितना यहाँ से होकर के वाटर यहाँ पहुँच गया उसको भी वहाँ से खींच लेंगे, कहेंगे नो नो, पानी नहीं पी रहा है ये, इतना भी पानी हम यूरिन में वेस्ट नहीं कर सकते, हमको सारा पानी वापस एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बेटा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हैं, कलेक्टिंग डक्ट हैं, यहाँ पर क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि कंडीशन लगेगी तुम्हारी बॉडी में, जब तुम पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे हो कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर यूरिन का कंसंट्रेशन होगा और बाकी नॉर्मल केसेस में आगे फ्री। लेकिन अगर तुमने निर्जला व्रत रख लिया बेटा तो यहाँ पर भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, समझ पा रहे हो। अभी आगे जब कंट्रोल पढ़ेंगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तब बताएंगे कि यहीं पर आकर के वर्क करते हैं तुम्हारे कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स एडीएच और एल्डोस्टेरॉन। आ रहा है इतना समझ में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कितने टाइप्स की नेफ्रॉन्स हैं, किडनीज़ में उनकी पोजीशन क्या है, किडनीज़ का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, और किस तरीके से रेनल पेल्विस है, किस तरीके से हाइलम है, और ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर जैसे कि यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को भी हम लोगों ने स्टडी किया। अगली क्लास में हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बोमन्स कैप्सूल में कौन से टाइप्स ऑफ सेल हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रही हैं और किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हो? कौन कौन से आयंस कौन कौन सी चीज़ों को हम रीअब्जॉर्ब करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को वापस नेफ्रॉन में हम सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।